हेलो फ्रेंड्स, लीगल एस्पेक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सिविल फाइल में एक जजमेंट लिखना सीखेंगे। सिविल का मैटर है और जजमेंट राइटिंग आज हमारा उद्देश्य है, तो हम जजमेंट राइटिंग आज सीखेंगे। अब इसमें किस तरह का वाद है, पहले मैं आपको ये बता दूं। ये घोषणा और आज्ञापक निषेधाज्ञा और स्थायी निषेधाज्ञा का दावा है, यानी इसको मैं ये कह सकती हूँ, ये डिक्लेरेशन सूट है। डिक्लेरेशन एंड मैंडेटरी इंजेक्शन सूट, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल एंड देन मैंडेटरी इंजेक्शन का ये हमारा सूट है, तो इसमें हम जजमेंट राइटिंग की बात करेंगे। अब देखिए, जजमेंट जब राइटिंग होती है तो सबसे पहले न्यायालय का नाम लिखा जाता है। सबसे ऊपर न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायालय अहमदाबाद। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि अहमदाबाद का जिला न्यायालय जो है इसमें कार्रवाई कर रहा है, निर्णय सुना रहा है, तो हमने सबसे ऊपर ये न्यायालय का नाम लिख दिया है। इसके बाद पीठासीन अधिकारी, ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, यानी जो न्यायालय के जज होते हैं उनको हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं, क्योंकि डायस को प्रिजाइड करते हैं वो। तो ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है यहाँ प्रिजाइड कर रहे हैं, यानी निर्णय सुनाने वाले कौन है उनका नाम यहाँ लिखा जाता है। ये मैंने फॉर एग्जाम्पल जूलिया बेटर का नाम लिखा है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। देन दीवानी मूल वाद संख्या 85/05, यानी 2005 में फॉर एग्जाम्पल हमने ये माना है कि ये 2005 का मुकदमा है और दीवानी रेगुलर यानी सिविल मुकदमा है और रेगुलर है, ठीक है। रेगुलर सिविल सूट है। रेगुलर का मतलब मैं आपको कई बार पहले भी समझा चुकी हूँ। रेगुलर का मतलब जो मेन सिविल सूट होता है उसको रेगुलर सिविल सूट कहते हैं। इनका एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में इनकी एंट्री रेगुलर सिविल सूट के रूप में होती है, ठीक है। तो जो मेन सिविल सूट होता है उसको हम रेगुलर सिविल सूट बोलते हैं। एक हमारी जैसे स्टे एप्लीकेशंस वगैरह आती रहती हैं, तो इनको हम मिसलेनियस में रजिस्टर करेंगे। तो ये मिसलेनियस की कार्रवाई नहीं है, ये मेन हमारा रेगुलर सिविल सूट है और ये हमारा मुकदमे का नंबर है जो रजिस्टर में हम दर्ज करते हैं। रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि होती है, तो 85 जो है नंबर पर ये दर्ज हुआ है और कौन से ईयर में हुआ है, 05 में, तो ये उसका मुकदमे का नंबर आ गया। देन ये हमारा प्लेंटिफ, ठीक है। प्लेंटिफ जो है वादी, उसको हम प्लेंटिफ बोलेंगे। तो ये हमने फॉर एग्जांपल कै लिया है, हमारे प्लेंटिफ का नाम है कै, उसके पिताजी का नाम है कै, उसकी जाति में ये छोटी जाति आएगी, ठीक है, ये हम जाति लिख देंगे, उसकी उम्र लिख देंगे। देन निवासी यानी कहाँ का वो रेजिडेंट है, उसकी तहसील क्या है, जिला क्या है, ये सारी बातें हम उसमें लिखेंगे। अब ये देखिए, देन वर्सेज, ठीक है ना, जैसे ये वर्सेज लिखते हैं ना, इसको मैंने ये हिंदी में लिखा है, ये वर्सेज आ गया। अब किसके खिलाफ है, ये सारे ये जो लोग हैं ये डिफेंडेंट हैं, ठीक है ना, प्रतिवादीगण हैं, ये डिफेंडेंट ये हमारे प्रतिवादीगण हैं, ये सारे के सारे। ये एक से लेकर ये 1 नंबर है, मैंने इसका नाम ही 1 नंबर लिखा है, ठीक है। आप इसको दोनों ही तरह से देखना। 1 पुत्र, ये इतना, इसका जाति उम्र निवासी तहसील जिला सब आ जाएगा। 2 पुत्र, जाति उम्र निवासी तहसील। तो इस तरह ये हमारे, क्योंकि नाम लिखना मैंने इसलिए उचित नहीं समझा कि कहीं ना कहीं किसी का नाम सिमिलर हो जाए तो किसी को लगे कि हमारा नाम आ गया, इसलिए मैंने ये 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह ये डिफेंडेंट के नाम दिए हैं। अब ये किस चीज का दावा है, दावा बाबत ये ऊपर इसका हमने टाइटल दे दिया मुकदमे का, जिसमें हमने प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के नाम दे दिए।
अब हमने ऊपर जो है जिस भी चीज़ का ये मुकदमा है उसका हम नाम लिखेंगे, उसका हम टाइटल लिखेंगे। तो घोषणा का मुकदमा है और इंजेक्शन सूट है, ये हमारा मैंडेटरी और स्थायी निषेधाज्ञा। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखेंगे उपस्थिति एडवोकेट्स की। एडवोकेट्स की उपस्थिति लिखेंगे। ये हमारे एडवोकेट साहब का नाम है ए, ये प्लेंटिफ के एडवोकेट हैं यानी वादी के एडवोकेट हैं, और ये श्री बी, ये अधिवक्ता प्रतिवादी के लर्नेड एडवोकेट हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम निर्णय यानी डिसीजन, और ये हमने दिनांक 5/10/2006 यानी किस तारीख को ये डिसीजन हो रहा है, दिनांक 5/10/2006 को ये डिसीजन हो रहा है। तो ये जो ऊपर का पोर्शन है इसमें हम पूरे मुकदमे का डिटेल लिख रहे हैं, और इससे आपको ये डिटेल जो है ये आपको इसमें नोट करना चाहिए, ये लिखना चाहिए। तो आप समझ गए। एक बार हम वापस इसको देखिए, ये कोर्ट का नाम आ गया, इसके बाद ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नाम, देन मुकदमे का नंबर, देन वादी, फिर ये डिफेंडेंट्स, इसके बाद ये दावा बाबत घोषणा, और ये देन एडवोकेट्स के नाम, और फिर निर्णय, और ये दिनांक, ये सब हमने लिख दिया। इसके बाद ये पैरा वाइज हम इसको डिसीजन को लिखते हैं, ये 1 2 आगे भी हम इसको पैरा वाइज लिखते रहेंगे। तो पहला जो हमारा पैरा है, पैराग्राफ, उसमें हमने क्या लिखा, उसमें हम इस मुकदमे का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि हम इस लाइन में कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो ये प्रकरण सुनवाई एवं निस्तारण के प्रयोजनार्थ, ये प्रयोजनार्थ ये ऐसे इस न्यायालय में प्राप्त हुआ जिसे नियमानुसार पंजीबद्ध किया गया और जिसका निर्णय किया जा रहा है। ये लाइन हम यहाँ लिख देंगे। ये यहाँ हम ये बताएंगे कि सुनवाई और डिसीजन के लिए हमें इस न्यायालय में प्राप्त हुआ था, ये हमने इसको नियमानुसार इसको रजिस्टर कर लिया, पंजीबद्ध कर लिया। रजिस्टर करने के बाद इसकी सुनवाई हुई और ये सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है और आज इसका निर्णय हम करने जा रहे हैं। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन होती है हर मुकदमे के अंदर जब हम डिसीजन करते हैं। तो दूसरा जो हमारा पैरा है ये आता है हमारे प्लेंटिफ का, जो प्लेंट होता है उसके फैक्ट्स इसमें लिखे जाते हैं। तो जैसे हमने इसमें लिखा कि वादी ने दिनांक 2/5/2005 को ये दावा पेश कर निवेदन किया, यानी ये सूट उन्होंने पेश किया और ये उन्होंने प्रेयर की और पूरा ये बताया कि उसका खरीदा हुआ मकान और बाड़ा, ये बाड़ा होता है ना गांव में, जैसे ये एक मकान होता है, ठीक है, ये मान लीजिए इसमें ये कमरे बने हुए हैं, ये रसोई और ये इधर लेटरिन बाथरूम, ये एक व्यक्ति का मकान है, ठीक है। और ये पीछे की तरफ बहुत सारी खाली जमीन पड़ी होती है जिसको यहाँ से मान लो गेट है और यहाँ ये अपनी गाय भैंस और ऐसे ही उसको कुछ दूसरे कामों में काम में लेते हैं, तो इसको गांव के अंदर बाड़ा बोलते हैं। जैसे ये थोड़ा सा ग्राउंड टाइप है, ठीक है, तो बाड़े का मतलब आप समझते होंगे, ये जो ओपन लैंड है ये इसका बाड़ा हो गया। तो ये बता रहा है कि उसका खरीदा हुआ मकान और बाड़ा अहमदाबाद के मोहल्ला जनता कॉलोनी में है, जिसका नाप 30 × 60 फीट है, यार्ड्स में ये 200 गज है। देखिए इसने इसका ये बता दिया कि इसका खरीदा हुआ है, उसके ओनरशिप का है, और ये उसका नाप बता दिया और ये कॉलोनी उसने बता दी। अब ये इसका आसा पासा वो लिखेगा, ठीक है, ये मैं बता देती हूँ आपको, इसको बोलते हैं आसा पासा, यानी उसके आस पड़ोस नेबरहुड के बारे में वो बता रहा है। कोई लैंडमार्क अगर कोई है तो वो भी यहाँ लिखना चाहिए, लैंडमार्क, उससे क्या है आइडेंटिफिकेशन हो जाती है वो जगह, ठीक है, तो आइडेंटिफाई हो जाती है लैंडमार्क से। ये उत्तर में जैसे इंडिया का बाड़ा, दक्षिण में रास्ता आम, पूर्व में रास्ता सड़क, पश्चिम में धाम का बाड़ा, यानी दो तरफ तो इसके कोई बिल्डिंग है, जमीन है, और दो तरफ इसके सड़क बनी हुई है, इस तरह की ये लैंड है। इसके बाद तीसरे पैराग्राफ भी इसी से कंटिन्यूअस आ रहा है ये कि अब इसका ये ओनरशिप के बारे में बता रहा है कि वादी ने इजराए 25/45 यानी 25/45 की नीलामी में मकान और बाड़ा खरीदा था। प्रतिवादी ने इस पर कब्जा कर लिया, अतः वादी का इस मकान पर अधिकार घोषित किया जाकर निषेधाज्ञा प्रदान की जाए। इंजेक्शन चाहता है और ये यहाँ देखिए इसमें अपना सोर्स बताया है कि कहाँ से उसने ये मकान उसको प्राप्त हुआ। तो नीलामी में कोई कोर्ट के अंदर
किसी मुकदमे की एग्जीक्यूशन हुई थी और उस एग्जीक्यूशन में कोर्ट ने इस मकान को नीलाम किया था और नीलाम करने के दौरान प्लेंटिफ ने इस मकान को खरीद लिया। लेकिन अब जो है इस समस्या हो रही है कि जो डिफेंडेंट लोग हैं वो इस पर कब्जा कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये प्लेंटिफ है जो इसका ये कहना है कि इन्होंने कब्जा कर लिया है। तो ये अब ये क्या चाहता है कि एक तो इस मकान पर इसका अधिकार घोषित किया जाए और दूसरे इसको इंजेक्शन दी जाए। परमानेंट इंजेक्शन चाह रहा है और मैंडेटरी इंजेक्शन चाह रहा है क्योंकि इस पर इसका कब्जा कर लिया है। हालांकि देखिए इस दावे ये एक एक्चुअल दावा है जो किसी फाइल से मैंने इसके फैक्ट्स लिए हैं। मेरा ये मानना है कि इसमें घोषणा करने की जरूरत नहीं थी। ऑलरेडी इसके पास ये ऑनरशिप के कागजात हैं, तो ऑनरशिप के कागजात इसमें हैं, तो घोषणा का दावा करने की जरूरत नहीं थी। ये या तो कब्जा वापसी का भी दावा कर सकता था, कब्जा वापसी के लिए भी ये दावा कर सकता था, क्योंकि जो डिक्लेरेशन के सूट आते हैं उसमें बहुत सारी कोर्ट फीस देनी पड़ती है, तो कई बार क्लाइंट्स के लिए ये बड़ा भारी पड़ता है। लेकिन कोई नहीं, इस व्यक्ति ने इसमें डिक्लेरेशन का सूट इसने किया है। अब डिफेंडेंट, ये पैरा नंबर हमारा 4, मैं इसको दे देती हूँ 4 नंबर। अब ये डिफेंडेंट क्या कर रहा है, अब 4th पैरे में हम डिफेंडेंट के रिटर्न स्टेटमेंट का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। उक्त ये कह रहे हैं कि प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश करिए कहा गया है कि उसके ये जो मकान और बाड़ा है उनके कब्जेशुदा है और पैतृक है। ग्राम पंचायत रीवा ने उसके पक्ष में, ये कोई रीवा यहाँ अहमदाबाद में कोई जगह है, ठीक है, तो इसको कंफ्यूज मत होना, कोई दूसरा शहर नहीं है, वहाँ पे कोई जगह है, हो सकता है कोई विलेज पहले रहा हो और वहाँ ग्राम पंचायत रही हो और वो ग्राम पंचायत अब अहमदाबाद शहर के अंदर आ गई हो। तो ये कहने का इनका मतलब ये है कि उस ग्राम पंचायत ने इनको पट्टा जारी कर दिया। यानी डिफेंडेंट का ये कहना है कि वादी का ये जो केस है कि उसने इजराय में ये मकान खरीदा, ये टोटली गलत है, बल्कि उनको ये जमीन जो है उनकी पेरेंटल है और ग्राम पंचायत जो है उसने इसका पट्टा जारी किया था और इस पट्टाशुदा भूमि होने के कारण वो इस पर काबिज है। इसलिए वादी का दावा जो है वो बिल्कुल झूठा है, गलत है और उसको डिसमिस किया जाए, उसको खारिज किया जाए, डिसमिस, ठीक है। ये उसको, ये डिफेंडेंट की है। अब कितना ये दोनों पक्ष साबित करेंगे, क्या करेंगे, ये आगे की बात है, लेकिन यहाँ इन्होंने अपना प्लीडिंग्स उन्होंने ये ली है। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, देखिए एक तो ओरल, जब ये एविडेंस आएगी तो ओरल स्टेटमेंट इसके होने चाहिए, पट्टा इसके पास होना चाहिए, लेटर ऑफ पंचायत होना चाहिए, सरपंच और ग्राम सेवक के बयान वगैरह करा के ये इसको साबित कर सकता है। अब आगे देखते हैं कि ये साबित कर पाया है कि नहीं कर पाया है। अब एक चीज और है, यहाँ रिजॉइंडर पेश किया है प्लेंटिफ ने वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या, ये हमारा पैरा हो गया 5, ठीक है, ये पैरा हमारा हो गया 5 में हमने प्लेंटिफ के रिजॉइंडर के बारे में लिखा है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के जवाब का, क्योंकि हमारे डिफेंडेंट कितने हैं 1 से 7, तो सबका इन्होंने जवाब दिया है कि जवाब का जवाबुल जवाब प्रस्तुत कर प्रतिवादी गण द्वारा पेश किए गए कथनों को मिथ्या बताते हुए डिक्री दी जाने का निवेदन किया है। यानी इन्होंने रिजॉइंडर, ये रिजॉइंडर इन्होंने पेश किया है। रिजॉइंडर कहाँ क्या होता है, ये सब्सिक्वेंट प्लीडिंग होती है रिजॉइंडर। ऑर्डर 8 रूल 9 में ये रिजॉइंडर पेश किए जाते हैं जब जो डिफेंडेंट होते हैं वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट WS पेश कर देते हैं। उसके बाद प्लेंटिफ ये ऑर्डर 8 रूल 9 की एप्लीकेशन लगाता है और फिर कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करता है कि उसको सब्सिक्वेंट प्लीडिंग देने की अनुमति दी जाए। अब ये हमने एक छोटा सा, ये देखिए ये इसका पार्ट नहीं है, मैं आपको ये बता दूं, ये इसका पार्ट नहीं है, ये हमारे निर्णय का पार्ट नहीं है। ये मैंने ऑर्डर 8 रूल 9 की एप्लीकेशन को बीच में आपको समझाने के लिए इसको लिख दिया है। ये इस तरह का प्रार्थना पत्र आता है ऑर्डर 8 रूल 9 का कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 9, श्रीमान जी प्रार्थना पत्र, ये प्रार्थना पत्र वादी निम्न प्रकार पेश है। ये कि प्रतिवादी, ये थोड़े से क्या है, प्रतिवादी ऐसे लिखना आप लोग, ये प्रतिवादी सही नहीं लिखा हुआ, प्रतिवादी ऐसे लिखा जाएगा। ये कि प्रतिवादी 1 से 7 ने गलत जवाब दिया है, ठीक है। दिनांक का, ये दिनांक इन्होंने लिख दिया,
का प्रतिवादी 1 का झूठा नाजायज पट्टा बताया है। विवादित जमीन प्रतिवादी 2, यहाँ भी ये प्रतिवादी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है क्योंकि इतना टाइपिंग में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो ये थोड़ा सा वो उसको आप उसी रूप में समझ लेना, ठीक है। विवादित जमीन प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी 2 के प्रतिवादी 2 का ये इसके पिताजी का नाम यहाँ लिखना था, वो मैंने लिखा नहीं है, तो की होना गलत बताया है ना। दिनांक को प्रतिवादी 3 को गलत गैर कानूनी रूप से हकदार बताया है। प्रतिवादी संख्या 4 की गलत किराएदारी बताई है। इन सब बातों का जवाब देना चाहते हैं। यानी डिफेंडेंट ने अपने जवाब दावे में ये कहा है कि एक तो ये जमीन उनकी पट्टेशुदा है और उन्होंने ये जो डिफेंडेंट नंबर 4 है उसको इस मकान में किराएदार होना बताया है। तो ये सारी बातें लिखते हुए उन्होंने अपना रिटर्न स्टेटमेंट दिया है, जिसको प्लेंटिफ ये कहना चाहता है कि ये जो रिटर्न स्टेटमेंट में जो फैक्ट्स आए हैं वो टोटली गलत हैं और क्योंकि कुछ बातें नई प्रकट हुई हैं इसलिए वो उसका रिजोइंडर देना चाहते हैं। यहाँ पर ये वादी का एप्लीकेशन ये नाम आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह की ये जो एप्लीकेशन है इसमें कोर्ट के अंदर आती है। इसके बाद इसका दूसरे पक्ष को यानी डिफेंडेंट्स को इसका रिप्लाई देने को कहा जाता है, फिर दोनों पक्षों को सुन के इसका रिजोइंडर आता है। तो ये बीच में एक कार्रवाई मैंने आपको बता दी है। अलग से भी मैं आपको अगर आप चाहेंगे तो इसका मैं वीडियो बना दूंगी। अब आता है कि अगला पैरा हमारा जो है ये हमारे कितने पैरे हो गए, 5 हो गए और इसके बाद ये हमारा 6 नंबर का पैरा आ गया। डिसीजन ये हमारा चल रहा है, ठीक है। अब कोर्ट क्या लिख रहा है, इसके प्लेंटिफ के प्लेंट के बारे में हमने बता दिया है, डिफेंडेंट की प्लीडिंग हमने बता दी है कि WS में उसने क्या कहा है। इसके बाद हमने रिजोइंडर के बारे में बता दिया है और ये सब बताने के बाद हम बताएंगे कि हमने इसमें क्या इश्यूज कायम किए थे। तो उभय पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर यानी ये जो प्लीडिंग्स हैं दोनों पक्षकारों की, उसके आधार पर हमने निम्न इश्यूज इसमें बनाए थे। थोड़ा इंग्लिश मीडियम के बच्चों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं बीच बीच में इंग्लिश के शब्द यूज कर रही हूँ, उसी के आधार पर आपको इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इश्यूज जो है ये कायम किए हमने और उन इश्यूज को हमने यहाँ लिखा है 1 नंबर इश्यू और इसके बाद ये क्या हो गया, ये 1 नंबर, ये हमारा 1 नंबर इश्यूज आ गया। आया वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित मकान व बाड़ा, यानी ये हमने वाद पत्र का जो पैरा नंबर 1 है उसमें मकान और बाड़े का जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसी के आधार पर बनाया है कि वर्णित मकान व बाड़ा वादी का खरीदशुदा व कब्जेशुदा है जिसे वादी ने इजराई कार्रवाई की नीलामी में खरीदा है। इसको साबित कौन करेगा, इसको हमारा ये प्लेंटिफ जो है वो साबित करेगा, ठीक है। तो ये हमारा ये प्लेंटिफ इसको साबित करेगा। दूसरा पॉइंट है हमारा, आया प्रतिवादी गण ने गैर कानूनी तरीके से मकान व बाड़े पर कब्जा कर लिया है। इस तथ्य को डिफेंडेंट ने मना किया है, लेकिन वादी ने ये कहा है प्लेंटिफ ने कि मकान पर कब्जा कर लिया है, तो इसको भी इस इश्यूज को भी इसको प्लेंटिफ ही साबित करेगा। और तीसरा है, आया वादी उक्त मकान व बाड़े के संबंध में प्रतिवादी गण के विरुद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि उसके कब्जे में कोई व्यवधान ना कारित किया जाए। ये थोड़ा सा इसका लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी हो गई है, लेकिन ये स्थायी निषेधाज्ञा के बारे में है कि हम कोर्ट से जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ ये चाह रहा है कि इसको ये हमको स्थायी निषेधाज्ञा इसमें दी जाए। तो ये इस तरह की ये हमने तनकी नंबर 3 बनाई है, तो इसको भी प्लेंटिफ ही साबित करेगा। इसके बाद 4th है ये हमारा अनुतोष यानी रेमेडी क्या हमको चाहिए, यानी 3 बातें इसमें हमको साबित करनी है। एक तो इसके मकान का जो ओनरशिप है, दूसरा कब्जा कर लिया है, तीसरा आगे से भविष्य में उसको कोई डिस्टर्बेंस डिफेंडेंट ना करे। इसके बाद ये हमारा पॉइंट नंबर है 7th, ठीक है। 7th नंबर हमारा पॉइंट है और इसमें हमने ये बताया है कि किस किस को हम एविडेंस में इसमें हम पेश कर रहे हैं कि वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में स्वयं वादी PW1 यानी स्वयं एक तो PW1 ये जो है
PW1 हमने डिफेंडेंट को पेश किया है, ठीक है, और गवाह नंबर 2 इसमें PW2 को पेश किया है हमने, ये PW2 को हमने पेश किया है। और प्रलेखीय साक्ष्य में विक्रय पत्र प्रदर्श 1, कब्जे की प्रमाणित रिपोर्ट प्रदर्श 2 पेश किए गए। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या एग्जिबिट हमारे हुए हैं, एक तो ये देखिए विक्रय पत्र, यानी ये जो सेल डीड है, जो प्लेंटिफ के पास सेल डीड है उसका ये इसमें ये एग्जिबिट लगा। डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य में हमारे पास ये आया। अब जो एग्जिबिट इसको ऐसे लगाते हैं एग्जिबिट 1, जब सिविल में एग्जिबिट लगते हैं ना तो एग्जिबिट 1 उसको लिखा जाता है, ठीक है। तो ये कब्जे की यानी पोजीशन की ये जो रिपोर्ट है ये इन्होंने एग्जिबिट 2 डाली है, एग्जिबिट 2, ठीक है, ये ऐसे लिखते हैं। और अब आता है डिफेंडेंट की तरफ से, तो DW1, DW2, DW3 ये 3 लोगों के बयान इसमें करवाए हैं। और साक्ष्य में असल पट्टा प्रदर्श A1, पानी के बिल की कॉपी प्रदर्श A2, A3 और कमिश्नर रिपोर्ट प्रदर्श A4 और नक्शा मौका प्रदर्श A5 पेश किए, यानी ये टोटल 5 इसमें पेश किए हैं। अब ये देखिए ये जो जब डिफेंडेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर एग्जिबिट हम लगाते हैं तो उसको लिखते हैं एग्जिबिट A1, ठीक है। इसी तरह A2, A3 ऐसे हम लगा सकते हैं। ये देखिए A1, A2, A3, A4, A5 ये डिफेंडेंट में A लग जाता है और प्लेंटिफ में ये सीधा ही एग्जिबिट 1 लिखते हैं, इसको एग्जिबिट 1, ठीक है। तो इस तरह ये इसमें लिखा जाता है। तो ये हमारा पैरा 7 हो गया डिसीजन का। देन ये अब हमारा पैरा 8 शुरू हो गया। अब यहाँ हमने इसका एनालिसिस करना शुरू कर दिया है एविडेंस का, कि प्रकरण में विरचित विवादकों पर न्यायालय का विनिश्चय निम्न प्रकार है। अब सबसे पहले जब हम इसमें एविडेंस का विवेचन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो सबसे इश्यूज वाइज इसमें एनालिसिस किया जाएगा। अब ये देखिए सबसे पहले ये विवादक संख्या 1, ठीक है, इश्यूज नंबर 1 हमने ये लिखा है। फिर लिखेंगे इस विवादक में क्या साबित करना है, इस इश्यूज में वादी को क्या साबित करना है, इस विवादक में वादी को अपने मकान का स्वामित्व व कब्जा साबित करना है, ठीक है। अब फिर ये साबित करना है, तो अब इसकी जो हमने प्लीडिंग्स हैं वहां से इसको ये लिखा है कि वास्तव में इसकी प्लीडिंग्स क्या है। तो सबसे पहले इसकी प्लीडिंग लिखेंगे, फिर वादी की ओरल एविडेंस लिखेंगे और फिर इसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का हम एनालिसिस करेंगे। तो इसने लिखा वादी निवास पत्र में इसे अपने स्वामित्व तथा कब्जे का होना बताया है और इजराई कार्रवाई में खरीदना बताया है। यानी ये वादी ये वाद पत्र है, सॉरी ये निवास पत्र नहीं है, इसको आप वाद पत्र पढ़ना, वाद पत्र, ठीक है। तो वादी ने अपने वाद पत्र में इसे अपने स्वामित्व तथा कब्जे का होना बताया है। ये हम पहले ही अपन समझ चुके हैं कि अपने ओनरशिप और पोजीशन का इसने होना बताया है। और कहाँ से खरीदना बताया है, इजराई कार्रवाई में, यानी एग्जीक्यूशन की जो प्रोसीडिंग हुई थी उसमें ये इसको इसने खरीदा है। इसके समर्थन में अब इसको साबित कैसे किया है प्लेंटिफ ने इसके समर्थन में क्या पेश किया है, अपनी मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है, अपनी ओरल एविडेंस पेश की है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इसमें अपनी पेश की है। वादी ने भूमि का विक्रय पत्र प्रदर्श 1 यानी एग्जिबिट 1 और प्रदर्श 2 यानी एग्जिबिट 2 को पेश किया है। ये अपनी जो सेल डीड है, ये देखिए ये सेल डीड उसने पेश की है, ये प्रदर्श एग्जिबिट 1 है और एग्जिबिट 2 उसने वो रिपोर्ट पेश की है, ठीक है। इस पर अपने गवाहों के हस्ताक्षर होने बताए हैं। वादी ने PW2 गवाह न्यायालय के सैल अमीन को न्यायालय में पेश किया है, यानी ये जो एक सैल अमीन था गवाह नंबर 2, इस सैल अमीन को भी पेश किया है जिसने एग्जीक्यूशन की कार्रवाई में इस सारी जो एग्जीक्यूशन की कार्रवाई हुई थी वो प्रोसीडिंग इसने की थी, तो ये सैल अमीन को इसने पेश किया है। जिसने न्यायालय में इजराय कार्रवाई होना, उसमें भूमि की नीलामी होना, नीलामी यानी नीलामी में वादी द्वारा भूमि की खरीद करना इत्यादि तथ्य बाबत साक्ष्य दी है। ये सारी एविडेंस इसने इनके जो वादी के विटनेस हैं PW1 और PW2 इन्होंने दी है। रिपोर्ट प्रदर्श P2 में वादी को भौतिक कब्जा दिया जाना प्रकट हो रहा है, यानी उनको फिजिकल पोजीशन भी दे दिया है। ये देखिए कोर्ट ने अपनी बात लिखी है कि इस रिपोर्ट में वादी को प्लेंटिफ को फिजिकल पोजीशन दिया जाना प्रकट हो रहा है। और
डिफेंडेंट ने इस तथ्य को खंडन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। अब कोर्ट ये भी ऑब्जर्वेशन दे रहा है कि ये जो एविडेंस बताई गई है इसको तोड़ने के लिए इसके खंडन में डिफेंडेंट ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। उसने पट्टा प्रदर्श A1 के जरिए भूमि को अपना होना बताया है। अब देखिए, डिफेंडेंट ने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में भी ये लिखा था कि उसके पास जमीन का पट्टा है, और वो जमीन का जो पट्टा है वो उसने एग्जिबिट कराया है जो A1 है। तो इस A1 के जरिए डिफेंडेंट ने अपनी भूमि इसको होना बताया, लेकिन वादी ने इस पट्टे के बारे में जवाबुल जवाब के जरिए इसे मिथ्या और झूठा बनाया। अब इसका वादी ने क्या किया है, अपने रिजोइंटर में इसको कहा है कि ये झूठा है। अब क्या होगा, जब प्लेंटिफ ने इसको झूठा बता दिया तो ये जिम्मेदारी जो है ये डिफेंडेंट पर थी कि वो इसको साबित करता। अब उसने क्या किया, प्रतिवादी संख्या 1 यानी डिफेंडेंट संख्या 1 ने इस पट्टे को साबित करने के लिए अपना एफिडेविट पेश किया, यानी शपथ पत्र दिया, एफिडेविट, परंतु वह जिरह में हाजिर नहीं हुआ, लेकिन वो क्रॉस एग्जामिनेशन में नहीं आया, इसलिए एफिडेविट साक्ष्य में पढ़े जाने योग्य नहीं है। अब यहाँ मैं ये बता दूं, अगर कोई व्यक्ति अपना उसका चीफ एग्जामिनेशन होता है या चीफ एग्जामिनेशन में वो अपना एफिडेविट देता है, लेकिन अगर उससे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है तो फिर ऐसा एफिडेविट कोर्ट में नहीं पढ़ा जाएगा और उसको हम साक्ष्य से हटा देंगे। तो यहाँ भी देखिए, ये DW1 जो है वो उससे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो पाया, इसलिए इसकी एविडेंस को हमने हटा दिया। अब डिफेंडेंट नंबर 2, उसकी एविडेंस के बारे में बताया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 DW2 यानी डिफेंडेंट संख्या 2 को हमने किस रूप में पेश किया है, DW2 के रूप में पेश किया है। उसको न्यायालय में साक्ष्य देने हेतु आया, परंतु उसने स्पष्ट रूप से ये बताया है कि पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाता है और उस पर सरपंच के हस्ताक्षर भी होते हैं। पट्टे की पत्रावली पंचायत में भी उपलब्ध रहती है, परंतु उसे ज्ञात नहीं है कि इस पट्टे की पत्रावली पंचायत में है या नहीं। उनके द्वारा सरपंच या ग्राम सेवक को साक्ष्य में पेश कर इस पट्टे को साबित नहीं करवाया गया है। इससे पट्टा जारी होने के बारे में कोई संतुष्टिप्रद साक्ष्य न्यायालय में होना नहीं माना जा सकता। अब इन्होंने क्या किया है, ये पट्टा कोर्ट में पेश कर दिया और ये डिफेंडेंट भी कोर्ट में आ गए, लेकिन ये पट्टे की जो ग्राम पंचायत में फाइल होती है उनको यहाँ पेश नहीं किया है, और ना ही कोई सरपंच या ग्राम सेवक को कोर्ट के अंदर लेकर आए हैं कि वो ये बताते कि इस पट्टे को हमने जारी किया है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट का ये मानना है कि ये नहीं माना जा सकता कि ये पट्टा ग्राम पंचायत ने उनको डिफेंडेंट को जारी किया हो। अब आगे है, लिखित कथन के अनुरूप पत्रावली में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि प्रतिवादी गण ने ये जमीन कहाँ से प्राप्त की और ये जमीन ग्राम पंचायत के पास भी उपलब्ध थी या नहीं। यानी अब जो रिटर्न स्टेटमेंट है हमारा, कोर्ट का ये मानना है कि इसके अनुसार डिफेंडेंट ने ऐसी कोई कोर्ट में पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं की है कि डिफेंडेंट के पास ये जमीन कहाँ से आई, और डिफेंडेंट का ये कहना है कि उनको ग्राम पंचायत ने दी, परंतु डिफेंडेंट ने ये भी साबित नहीं किया है कि ग्राम पंचायत के पास ये जमीन उपलब्ध थी या नहीं, या उनके पास कहाँ से आई। तो ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड तो सबसे पहले पेश करेंगे ना, कि वो बताएगी ग्राम पंचायत की ये जमीन हमारी ज्यूरिडिक्शन की है, हमारे पास ये जमीन का पूरा खसरा नंबर और सब है, और इसको हमने आबादी भूमि के रूप में काटा था और ये हमने इनको डिफेंडेंट को दिया। तो ऐसे कुछ भी एविडेंस इन्होंने पेश नहीं की। अब कोर्ट का एक और मानना है कि प्रतिवादी संख्या 1 के न्यायालय में नहीं आने से प्रतिवादी पक्ष के कथनों के प्रति संदेह भी उत्पन्न होता है। अब कोर्ट ने ये बात और मान ली कि डिफेंडेंट संख्या 1 जो है वो अपना क्रॉस एग्जामिनेशन कराने के लिए क्यों नहीं आया। अब चूंकि वो विधेल्ड हो गया तो इससे न्यायालय के मन में ये डाउट हो गया कि ये हो सकता है कि ये फर्जी पट्टा कोर्ट के अंदर पेश कर दिया हो, और तो ये डिफेंडेंट की बात को कोर्ट नहीं मान रहा है। अब वादी की क्या स्थिति है, वादी को इजराई कार्रवाई में जमीन मिलना, सैल अमीन की कार्रवाई और उसके बयान इत्यादि के तथ्यों पर प्रतिवादी गण की कोई सारबोत जिरह नहीं की है। यानी जो एग्जीक्यूशन की जो प्रोसीडिंग है और उसमें उसको आकर जो कोर्ट का सैल अमीन है उसने इस चीज को साबित किया है, और उसके जो स्टेटमेंट हैं और जो सैल अमीन की कार्रवाई है उस पर डिफेंडेंट ने कोई मटेरियल क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं किया है। तो इससे क्या हुआ कि जो वादी के जो स्टेटमेंट थे और उनकी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो साबित हो गए, क्योंकि वो उनका खंडन
नहीं कर पाए, वो उनको काट नहीं पाए। और इस तरह कोर्ट का ये मानना है कि तमाम तथ्य परिस्थितियों के मद्देनजर तथा दस्तावेजों की विवेचना के बाद विवादित मकान व बाड़ा वादी के हक व हकूकों का ही प्रतीत होता है। ये तनकी वादी के पक्ष में और प्रतिवादी गण के विरुद्ध तय की जाती है। और इस कोर्ट ये विवेचन के आधार पर कोर्ट का ये मानना है कि ये जो विवादित मकान और बाड़ा है ये हमको इस प्लेंटिफ का ही प्रतीत होता है। इसलिए ये जो तनकी है, ये जो इशू है, ये हम वादी के फेवर में यानी प्लेंटिफ के फेवर में डिसाइड करते हैं और डिफेंडेंट के अगेंस्ट में इसको डिसाइड हम करते हैं। तो इस तरह ये जो फर्स्ट तनकी है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू था, ये वादी के पक्ष में कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। देखिए, ये मैंने एक प्रारूप के तौर पर आपको समझाने के लिए ये मैंने सारी बातें लिखी हैं। ये जब कोर्ट का जजमेंट आता है तो एक एक डॉक्यूमेंट की लाइन पर इसका एनालिसिस होता है। यहाँ मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस मैंने नहीं किया है क्योंकि टाइपिंग में उसमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है, तो और वैसे भी वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, लंबा हो जाता, तो आपको देखने में ज़्यादा दिक्कत होती, तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में ही आपको ये समझाने की कोशिश की है। अब जो हमारा नेक्स्ट हमारी इशू है तनकी संख्या 2 और 3। देखिए, इनको हम एक साथ ही डिसाइड कर रहे हैं। तो ये हमने लिखा है इशू संख्या 2 और 3 दोनों का विनिश्चय एक साथ ही किया जा रहा है, क्योंकि दोनों में जो इशू संख्या 2 है उसमें प्लेंटिफ ये कहता है कि मेरी ज़मीन पर इन्होंने पोजीशन कर लिया है, पोजीशन ले लिया है। और 3 नंबर में वो कहता है कि मेरे को आइंदा से मेरे को जो है, एक तो मेरे को पोजीशन दिलाया जाए और दूसरा आइंदा से मेरी इस ज़मीन पर ये कोई भी मेरे शांतिपूर्ण पोजीशन में ये कोई दिक्कत ना करें। तो इस तरह इन दोनों इश्यूज को हम एक साथ ही डिसाइड कर रहे हैं। तनकी संख्या 2 में वादी द्वारा ये साबित करना है कि प्रतिवादी ने उसके परिसर पर अतिक्रमण कर लिया, यानी उन्होंने इंक्रोचमेंट कर लिया है और आज्ञापक व निषेधाज्ञा के जरिए अतिक्रमण हटवाना चाहते हैं, यानी मैंडेटरी इंजेक्शन चाहते हैं कि इनका जो इन्होंने जो इंक्रोचमेंट किया है इसको हटाया जाए। तो तनकी संख्या 3 में आइंदा प्रतिवादीगण कब्जा ना कर सके इस बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करनी है। और ये जो परमानेंट इंजेक्शन चाहा है इसमें वो ये चाहते हैं कि एक बार हमको कब्जा दिला दो और उन डिफेंडेंट को आइंदा के लिए पाबंद कर दो कि फ्यूचर में वो हमारे साथ किसी तरह का इस परिसर में कोई दिक्कत हमें ना करे। तो ये दोनों बातें इस इश्यूज में साबित करनी थी। अब एविडेंस क्या दी है इस बारे में? वादी PW1 ने अपनी साक्ष्य से ये साबित किया है कि वह विवादित परिसर में रहता नहीं है। यानी एक तो उसका कहना है कि विवादित परिसर में वो रहता नहीं है, वर्तमान में वो बॉम्बे में निवास करता है। यानी कहाँ रहता है? वो बॉम्बे निवास करता है। दुकान में उसके ताला था तो प्रतिवादीगण ने तोड़ दिया, यानी इस मकान, ये जो मकान है उसमें एक दुकान भी बनी हुई थी, तो उसका ताला तोड़ के ये अंदर घुस गए और इन्होंने इसमें ये तोड़ लिया। कमिश्नर रिपोर्ट से भी प्रकट हो रहा है कि परिसर पर कोई ताला लगा हुआ नहीं है। अब ये कमिश्नर भी इसमें गया था तो कमिश्नर ने बताया कि परिसर पर कोई ताला लगा हुआ नहीं है और वहाँ पत्थर पड़े हैं और जो प्रतिवादी गण द्वारा डलवाए गए हैं, वहाँ मकान में पत्थर भी पड़े हैं। और वादी गण का भी ये कथन है कि ये पत्थर प्रतिवादी ने डाले हैं। इस कथन से प्रतिवादी ने भी इंकार नहीं किया है। इस तरह वादी का अपनी साक्ष्य में ये कहना है कि परिसर पर अतिक्रमण कर लिया है, ये कोर्ट को सही लग रहा है, क्योंकि वहाँ डिफेंडेंट ने क्या किया, एक तो इसको डिफेंडेंट को इस ये जो परिसर था, ये जो मकान और बाड़ा था, इस पर पोजीशन करने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि वादी वहाँ रहता नहीं है। तो इसने क्या करा, पीछे से इसके ताले तोड़ लिए और ताले तोड़ के ये उसके अंदर घुस गया। अब वादी ये प्लेंटिफ जो है वादी कोर्ट में आया और इसने कहा कि इसने पत्थर भी डलवा दिया और मेरा ताला भी तोड़ लिया। और डिफेंडेंट भी ये कहना है कि हाँ, ताला हमने तोड़ लिया और हमारे यहाँ पत्थर पड़े हैं। तो ये बात तो साबित होगी ना कि जब तुम्हारा इस पर कोई ओनरशिप नहीं है और तुम वहाँ कब्जा करके बैठे हो, तो इसका मतलब वादी सही कह रहा है। तो ये बात कोर्ट ने मान ली। अब आगे क्या कह रहे हैं? और प्रतिवादी गणों यानी डिफेंडेंट का ये कहना रहा है कि वे परिसर पर काबिज हैं, यानी वे खुद ही कह रहे हैं कि हम काबिज हैं, लेकिन उनका कब्जा मालिक के रूप में है। लेकिन बस उन्होंने अंतर क्या किया है, उन्होंने ये कहा है कि हम तो इसके मालिक हैं, हम काबिज इसलिए हैं कि हम अतिक्रमणकारी नहीं है, हमने इंक्रोचमेंट नहीं किया, हम तो मालिक के रूप में काबिज हैं, लेकिन कब्जा तो बताते हैं। तो कब्जा तो साबित हो गया कि डिफेंडेंट ने उन पर कब्जा कर लिया या कब्जा, इसलिए प्रकट हो जाता है कि वर्तमान में परिसर पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। यानी अभी कौन उस पर काबिज है? प्रतिवादीगण। परंतु प्रतिवादीगण ये नहीं बता सके हैं कि इस परिसर पर वे किस तरह काबिज हुए। अब ये इम्पोर्टेंट बात है कि डिफेंडेंट से ये पूछा कि भाई तुम इसमें काबिज किस तरह हुए? अगर आप इंक्रोचमेंट आपने नहीं किया है और आप मालिक की हैसियत से वहां आए हो, तो आप कब आए इस पर और किसने आपको कब्जा दिया? आपको पोजीशन दिया किसने?
तो ये बात वो कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए। तो इससे कोर्ट को ये लगा कि इन्होंने परिसर पर ताला तोड़ के ही कब्जा किया है और वादी की बात सही है। और वादी ने ये सारी चीज का खुलासा किया। वो क्या कहता है, जबकि वादी ने रिपोर्ट प्रदर्श P2 के जरिए ये बताया है कि नीलामी कार्रवाई में परिसर की खरीद के बाद कब्जा उसे ही दिया गया था। अब वादी को कब्जा किसने दिया, ये वादी ने स्पष्ट कर दिया कि ये जो सेलमिन की जो रिपोर्ट आई है प्रदर्श 2, उसमें ये सारी बातें खुलासा करके बताई हुई हैं कि ये जमीन जो है ये वादी को दी जाती है। इससे ये प्रकट हो रहा है कि प्रतिवादी गणों ने वादी गण का ताला तोड़कर ही परिसर पर कब्जा किया। अब कोर्ट ने बात मान ली। अतः हमारे मत में वादी की साक्ष्य से उसके कथन प्रमाणित हो गए हैं कि प्रतिवादी गण ने उसके परिसर पर कब्जा कर लिया है, और चूंकि प्रतिवादी गण का कब्जा अवैध है इसलिए वादी इस कब्जे को हटवाने का अधिकारी है। अब ये बिल्कुल अवैध कब्जा मान लिया कोर्ट ने, उनका इंक्रोचमेंट मान लिया, तो फिर वादी हटवाने का तो अधिकारी हो गया। अतः तन की संख्या 2 व 3 वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी गण के विरुद्ध तय की जाती है। अब देखिए इश्यूज नंबर 2 और 3 भी कोर्ट ने वादी के पक्ष में यानी प्लेंटिफ के फेवर में डिसाइड कर दिए। अब इश्यूज डिसाइड कर दिए तो फिर अब चौथा पॉइंट हमारा आ गया। ये हमारा कौन सा पॉइंट था, हम यहाँ चल रहे थे, ये 8वां पॉइंट हमारा ये चल रहा था, ये देखिए ठीक है ना, 8वां पैरा। अब इसको हम ये हमारा पैरा नंबर 9 कर देते हैं इसको, ये 9 नंबर इसका पैरा आ गया। ठीक है, अब ये नया अनुतोष आ गया इशू संख्या 4 की। अब ये सारी इशू जो हैं 1 2 3 प्लेंटिफ के पक्ष में तय हो गए। तो अब प्लेंटिफ को अनुतोष क्या दिलाया जाए, रेमेडी क्या मिलेगी। तो ये लिखते हैं, उपरोक्त वर्णित सभी विवादों का निश्चय वादी के पक्ष में किया गया है। तद अनुसार वादी दावाकृत अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। यानी दावे के अंदर प्लेंट में जो भी रेमेडी उसने मांगी है वो वादी प्राप्त करने का अधिकारी है। अब कोर्ट ये आदेश करता है, ठीक है, लास्ट में। अब ये आदेश के बाद ये कोई हम पैरा इसमें नहीं बनाएंगे, ये हमने आदेश इसमें अब लिखा देंगे। क्या लिखेंगे, वादी का वाद बाबत घोषणा एवं आज्ञापक व स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के विरुद्ध स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। डिक्री कर दिया इन्होंने, जो वादी का डिक्लेरेशन का सूट था ये डिक्री कर दिया जाता है। डिक्री किया जाता है, वादी के पक्ष में इस आशय की घोषणा की जाती है, घोषणा भी कर दी, डिक्लेरेशन कर दिया कि वादी वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में उल्लेखित नाप एवं सीमाओं के भूखंड का स्वामी है और वह प्रतिवादी गण 1 लगायत 7 का अतिक्रमण हटवाकर उक्त परिसर का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। अब उसको घोषणा ये भी मान ली उसकी कि ये उस परिसर का स्वामी है, और साथ में ये भी मान लिया कि कब्जा प्राप्त करने का यानी वापस कब्जा पोजीशन प्राप्त करने का भी अधिकारी है। उसके पक्ष में इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा भी जारी की जाती है। और अब ये देखो उसकी जो परमानेंट इंजेक्शन है ये भी जारी कर दी कि आइंदा से जो है प्लेंटिफ का जो पोजीशन है उसमें ये कोई भी तरह की दिक्कत पैदा नहीं करेंगे। आगे क्या लिखते हैं कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 वादी के उक्त परिसर के आधिपत्य उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें, ना ही करावें। ना तो खुद करेंगे और ना ही करावेंगे, किसी तरह का भी जो डिस्टर्बेंस है उसको नहीं करेंगे। वादी वाद व उभय पक्षकार अपना अपना वहन करेंगे, तद अनुसार डिक्री पर्चा बनाया जाए। वादी ये जो खर्चा वाद खर्चा जो है ये उसके बारे में बात कर रहे हैं, ये लिखने से रह गया है। तो ये वाद खर्चा जो है ये अपना अपना वहन करेंगे। वाद खर्चा उभय पक्षकार अपना अपना वहन करेंगे, यानी अपना अपना बेयर करेंगे। जो भी वकील की फीस वगैरह जो कुछ भी लगा है वो अपना अपना वहन करेंगे। यानी वादी को इसमें डिफेंडेंट से कोई वाद खर्चा इन्होंने नहीं दिलाया है। वादी ने मान लो इसमें 10 20 50 हजार रुपए अगर खर्च किए हैं अपने एडवोकेट्स की फीस के रूप में, डॉक्यूमेंट्स का खर्चा, आने जाने का, पूरी प्रोसीडिंग में जो खर्चा लगा है वो कोर्ट ने इसमें उससे नहीं दिलवाया। और अब क्या लिखा है, तद अनुसार डिक्री पर्चा बनाया जाए। अब डिक्री पर्चा बनाए जाने की इसमें बात कही है। ये तो डिसीजन है हमारा, अब इसके बाद डिक्री पर्चा हम बनाएंगे। अब ये डिक्री पर्चा जो है वो भी मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगी कि डिक्री पर्चा इसका हम कैसे बनाएंगे। तो ये तो हमारा डिसीजन हो गया। अब इसके बाद ये हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर हो गए पीठासीन अधिकारी जिला न्यायालय, ये जो भी जज साहब हैं उनके सिग्नेचर हो गए। और यहाँ आ गया निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। ये जिस दिन जो हमारी प्रारंभिक डेट थी जब हम डिसीजन लिखा रहे हैं उसमें खुले न्यायालय मतलब ओपन कोर्ट में इसको हमने लिखाया है और ओपन कोर्ट में इसको सुना दिया है। इसके बाद वापस इसमें यहाँ ये सिग्नेचर और पीठासीन अधिकारी जिला न्यायालय।
तो इस तरह ये पूरा का पूरा जजमेंट आज हमने पढ़ा, और मुझे उम्मीद है कि थोड़ा आपको क्लू जरूर मिला होगा कि किस तरह ये पूरा जजमेंट और इसका हमने जो एविडेंस का एनालिसिस है थोड़ा शॉर्ट में किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हम नहीं कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया देने की कोशिश की है कि किस तरह ये निर्णय जो है वो लिखाते हैं। हमारे सीपीसी के बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये था कि उनको निर्णय लिखाना बताया जाए, तो ये आज मैंने आपको बताया है। बहुत बहुत थैंक यू कि आपने वीडियो देखा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।